बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। खशोगी कत्ल का 1 महीना पूरा, लाश का कोई पता नहीं। दुनिया भर में ड्यूटी अंजाम देते हुए मारे जाने वाले जर्नलिस्टों की याद, एफिल टावर की रोशनी बुझा दी गई। जमाल खशोगी की लाश के टुकड़ों को तेजाब में डिसॉल्व कर दिया गया, तुर्की के तहकीकाती ओहदेदार ने किया दावा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जमाल खशोगी खतरनाक इस्लाम पसंद था। जेरेड कुशनर और जॉन बोल्टन से टेलीफोन पर बातचीत का खुलासा। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे दिन तनाव, सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजी आमने सामने। फौज ने कहा सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। आसिया बीबी के वकील ने कहा कोई पछतावा नहीं, अदम रवादारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, जान जाने का भी डर है। अमेरिका ने 8 मुल्कों को ईरानी तेल खरीदने पर दी छूट। तेहरान ने कहा दुनिया को हमारी जरूरत है। यमन जंगबंदी की कोशिशों के बीच सऊदी अरब ने की सना पर भयानक बमबारी, अल-हुसियों ने नजरान को मिसाइल से निशाना बनाया। इमरान खान तारीखी दौरे पर चाइना पहुंचे, शी जिनपिंग से की मुलाकात, कहा मौशी सूरत हाल बहुत नाजुक है, बीजिंग ने किया मदद का वादा। मोदी ने छोटे कारोबारियों के लिए दिवाली के तोहफे का किया ऐलान, कहा 59 मिनट में 1 करोड़ तक के कर्ज दिए जाएंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि नाराज जर्नलिस्ट जमाल खशोगी एक खतरनाक इस्लाम पसंद था। उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर और दामाद जेरेड कुशनर और सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए ये बात कही। पता चला है कि यह बातचीत 9 अक्टूबर को हुई, जो अब सामने आई है। मीडिया की खबरों में कहा गया कि क्राउन प्रिंस ने कुशनर और बोल्टन को खशोगी की हलाकत तस्लीम किए जाने से पहले टेलीफोन किया और खशोगी को खतरनाक करार देते हुए व्हाइट हाउस से कहा कि वो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे। जमाल खशोगी के रिश्तेदारों ने इन खबरों को गलत बताया है कि उनका ताल्लुक किसी इंतहा पसंद तंजीम से था। उनके करीबी लोगों ने कहा कि वो कोई खतरनाक आदमी नहीं थे। जमाल खशोगी कत्ल का 1 महीना पूरा हो चुका है। 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी अरब के कॉन्सुलेट में वो गए थे, जिसके बाद वो नजर नहीं आए। सऊदी अरब ने पहले इस मामले से बेताल्लुकी का इजहार किया और दावा किया कि वो कॉन्सुलेट से बाहर निकल गए थे, लेकिन बाद में जब इस मामले की तफसीलात सामने आने लगी, सऊदी हुकूमत ने इकरार किया कि एक झगड़े के दौरान कॉन्सुलेट के अंदर उनकी मौत हुई। तुर्की के ओहदेदारों ने कहा कि जमाल खशोगी की लाश के टुकड़े किए गए और उन्हें तेजाब में डिसॉल्व कर दिया गया। तुर्की के चीफ प्रोसिक्यूटर ने हाल ही में कहा था कि पहले उन्हें गला घोंट कर हलाक किया गया और फिर उनकी लाश के टुकड़े किए गए। अब तैयब एर्दोगान के एक आला मददगार ने लाश के टुकड़ों को एसिड में डिसॉल्व करने की बात की। अमेरिका के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की निगरानी में काम करने वाली एक एनजीओ के तमाम प्रोजेक्ट्स रोक दिए हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तर्जुमान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि जमाल खशोगी का अगवा और कत्ल इंतहाई परेशान करने वाले मामले हैं। मौजूदा सूरत हाल की वजह से हमने ये फैसला किया है। गेट फाउंडेशन ने अपने सऊदी पार्टनर के साथ $10 मिलियन का एक प्रोजेक्ट शुरू करने से इत्तेफाक किया था, जिसके जरिए दुनिया भर में सेहत और तरक्की के मैदान में नौजवानों के लिए काम किया जाने वाला था।
अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जमाल खशोगी की लाश का पता चलना चाहिए और जल्द से जल्द उनकी लाश को खानदान के हवाले करना चाहिए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा कि जमाल खशोगी का कत्ल नाकाबिल कबूल है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है जैसा कि कौमों को रवैया रखना चाहिए। पॉम्पियो ने कहा कि अब कुछ वक्त की बात है कि अमेरिका के पास तमाम सबूत मौजूद होंगे और इस कत्ल के लिए सऊदी अरब पर पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। तुर्की के वजीर इंसाफ अब्दुल हमीद गुल ने कहा कि सऊदी अरब ने तुर्की के कई सवालों के जवाब नहीं दिए। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि जर्नलिस्टों की हलाकत को मामूल की बात बनने नहीं दिया जा सकता। जर्नलिस्टों के खिलाफ जराइम की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर एक वीडियो बयान में एंटोनियो गुटेरेस ने ड्यूटी अंजाम देते हुए हलाक होने वाले रिपोर्टर्स को खिराज पेश किया और कहा कि वो खतरों और धमकियों के बावजूद अपना काम करते हैं। पिछले तकरीबन 10 साल में कोई 1000 जर्नलिस्ट खबरों की रिपोर्टिंग करते हुए हलाक हुए। एंटोनियो गुटेरेस ने जमाल खशोगी हलाकत पर गुस्से का इजहार किया। जर्नलिस्टों पर हमलों के खिलाफ एहतजाज के लिए पेरिस के एफिल टावर की बत्तियां बुझा दी गईं। इस हवाले से दुनिया भर में कई प्रोग्राम्स रखे गए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी पादरियों से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि एक रवादार मुल्क की हैसियत से सऊदी अरब की इमेज पेश करने के लिए ये मुलाकात की गई। इस मुलाकात के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि ये एक तारीखी मौका था जब ईसाई लीडर्स के लिए शाही खानदान के महल को खोला गया। ईसाई लीडर्स के इस डेलीगेशन ने क्राउन प्रिंस के अलावा सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर, अमरीका में सऊदी अरब के सफीर प्रिंस खालिद बिन सलमान और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अल ईसा से मुलाकात की। इस डेलीगेशन के बाज़ अरकान अमरीका में इसराइली लॉबी से ताल्लुक रखते हैं। पता चला है कि इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा कि वो जमाल खशोगी मामले में तनकीदों के बावजूद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का साथ दें। पाकिस्तान में शान रिसालत में गुस्ताखी की मुलजिमा आसिया बीबी की रिहाई के बाद पैदा बहरान बरकरार है। कई जगह रैलियां निकाली गईं। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजी आमने सामने हो गए। पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत ने कहा है कि वो एहतजाजियों के साथ बातचीत कर रही है। आसिया बीबी पर जून 2009 में उसके साथ खेत में काम करने वाली 2 औरतों ने इल्जाम लगाया था कि उसने एक झगड़े के दौरान पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखाना कलिमात अदा किए। एक निचली अदालत ने आसिया बीबी को सजाए मौत सुनाई थी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था, लेकिन हाल ही में चारशंबे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बर्खास्त कर दिया। तहरीक लब्बैक पार्टी और दूसरी मजहबी जमातों ने और बाज़ दूसरी तंजीमों ने कई जगह रैलियां निकाली। इस मौके पर स्कूल कॉलेज बंद रहे। कई शहरों में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। सिक्योरिटी ओहदेदार लोगों के जज्बात को देखते हुए एहतियाती कदम उठा रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इन खबरों को गलत बताया कि एहतजाजियों पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। वजीर इत्तलात ने कहा कि तहरीक लब्बैक पार्टी के साथ बातचीत जारी है और मजहबी मामलात के वजीर नूरुल हक कादरी इस बातचीत में हुकूमत की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं। कई रैलियों से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने उन जजेस को हलाक करने की भी बात की जिन्होंने ये फैसला सुनाया। इसके अलावा फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत की भी अपीलें की गईं। कई जगह हजारों कारकुनों ने अहम सड़कें बंद कर दी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने एहतजाजियों को वार्निंग दी कि वो हुकूमत को कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आसिया बीबी को बरी करते हुए कहा था कि इस केस में कई झोल हैं। पाकिस्तानी फौज ने एहतजाजियों से कहा कि वो फौज के सब्र का इम्तिहान न लें। मुसलसल तीसरे दिन पाकिस्तान में मुजाहरे जारी रहे। जुमे के मद्देनजर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा और दूसरे शहरों और टाउन्स में मस्जिदों के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आसिया बीबी का केस लड़ने वाले वकील ने कहा है कि उन्हें कोई सिक्योरिटी हासिल नहीं है और कोई भी उन्हें आसानी से हलाक कर सकता है। उन्हें आसिया बीबी के केस के फैसले से खुशी है, लेकिन उन्हें डर है कि वो इंतहा पसंदों के हमले का शिकार हो सकते हैं। आसिया बीबी के वकील सैफुल मुल्क ने कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है और वो अदम रवादारी या इनटॉलरेंस के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आसिया बीबी की रिहाई का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर आसिफ गफूर ने कहा कि फौज का आसिया बीबी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने 8 मुल्कों को ईरानी तेल खरीदने पर छूट देने का फैसला किया। 4 नवंबर से अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने वाला है, जिसमें ईरान के ऑयल सेक्टर को टारगेट किया जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने इन मुल्कों को छूट देने का ऐलान किया, जिनमें जापान, हिंदुस्तान, साउथ कोरिया और चाइना शामिल है। इस दौरान ईरान ने कहा कि अमेरिका की तरफ से बाज़ मुल्कों को छूट देने से पता चलता है कि दुनिया को ईरानी तेल की ज़रूरत है और मार्केट से ईरानी तेल को हटाया नहीं जा सकता। ईरान के नायब वजीर तेल अली कारदार ने यह बात कही।
यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर ने कहा कि अमेरिका यकतरफा पाबंदियां लगाने की आदत का शिकार है। गुलाम अली खुसरो ने कहा कि ऐसी यकतरफा पाबंदियां आलमी इदारे की ताकत की अलामत नहीं है। नॉर्वे ने कत्ल की एक साजिश के इल्जाम में ईरानी सफीर को तलब किया। ऐसा इल्जाम है कि डेनमार्क में एक ईरानी अरब अपोजिशन लीडर को हलाक करने की साजिश की गई, जिसमें ईरानी पस मंजर रखने वाला नॉर्वे का एक शहरी शामिल है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तरह से ये बात मानी है कि इसराइल यूरोप में ईरान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। नेतन्याहू ने दावा किया कि इसराइल ने हाल ही में ईरान की कई साजिशों का पर्दाफाश किया है, जिनके तहत यूरोप की सरजमीन पर हमले किए जाने वाले थे। बल्गारिया के दारुल सूफिया में वहां के वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने यूरोप को वार्निंग दी है कि ईरान यूरोप की सरजमीन पर हमले कर सकता है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। खशोगी कत्ल का 1 महीना पूरा, लाश का कोई पता नहीं। दुनिया भर में ड्यूटी अंजाम देते हुए मारे जाने वाले जर्नलिस्टों की याद। एफिल टावर की रोशनी बुझा दी गई। जमाल खशोगी की लाश के टुकड़ों को तेजाब में डिसॉल्व कर दिया गया। तुर्की के तहकीकाती ओहदेदार ने किया दावा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जमाल खशोगी खतरनाक इस्लाम पसंद था। जेरेड कुशनर और जॉन बोल्टन से टेलीफोन पर बातचीत का खुलासा। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे दिन तनाव। सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजी आमने सामने। फौज ने कहा सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। आसिया बीबी के वकील ने कहा कोई पछतावा नहीं, अदम रवादारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, जान जाने का भी डर है। अमेरिका ने 8 मुल्कों को ईरानी तेल खरीदने पर दी छूट। तेहरान ने कहा दुनिया को हमारी जरूरत है। यमन जंगबंदी की कोशिशों के बीच सऊदी अरब ने की सना पर भयानक बमबारी। अल-हुसियों ने नजरान को मिसाइल से निशाना बनाया। इमरान खान तारीखी दौरे पर चाइना पहुंचे। शी जिनपिंग से की मुलाकात। कहा मौशी सूरत हाल बहुत नाजुक है। बीजिंग ने किया मदद का वादा। मोदी ने छोटे कारोबारियों के लिए दिवाली के तोहफे का किया ऐलान। कहा 59 मिनट में 1 करोड़ तक के कर्ज दिए जाएंगे। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका की तरफ से जंगबंदी की अपीलों के बावजूद सऊदी अरब ने यमन के दारुल सना पर भयानक बमबारी की। अल मसीरा टेलीविजन चैनल ने बताया कि जुमे की सुबह एक एयरबेस और आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया। हुदैदा में चश्मदीद गवाहों ने बताया कि एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी के करीब लड़ाई तेज हो गई है। आसमान पर अपाची हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखा गया। यमन के अल-हुसियों और उनके इत्तेहादियों ने बदर मिसाइल के जरिए सऊदी अरब के सरहदी इलाके नजरान को निशाना बनाया। हाल ही में अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने यमन जंग के फरीकों से कहा था कि वो 30 दिन के अंदर जंगबंदी करें और बातचीत शुरू करें। सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया कि इन हमलों में उस एयरबेस को निशाना बनाया गया जिसका इस्तेमाल मिसाइल हमलों के लिए किया जा रहा है। इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल-मालिकी ने कहा कि सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब भी इमदादी सरगर्मियों के लिए खुला है।
सऊदी अरब ने दावा किया कि उसने नजरान की तरफ फायर किए गए अलहूसियों के एक मिसाइल को मार गिराया है। सऊदी अरब का कहना है कि ईरान अलहूसियों को मिसाइल दे रहा है जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब पर हमलों के लिए किया जाता है, लेकिन ईरान हमेशा ऐसे इल्जामात को गलत बताता रहा है। सीरिया के इदलीब में गैर फौजी जोन में शलबारी से 8 लोग हलाक हो गए। इदलीब पर अभी मिलिटेंट्स का असर है, जिनमें सबसे ताकतवर तंजीम तहरीर अल शाम है। बताया गया कि सीरिया की सरकारी फौज ने यह शलबारी की। हाल ही में इदलीब के बारे में तुर्की और रशिया ने एक समझौता किया था, जिसके तहत गैर फौजी जोन बनाया गया था और इस जोन से मिलिटेंट्स को पीछे हटना था और मिलिटेंट्स को भारी हथियार छोड़ने थे, लेकिन सीरिया का कहना है कि इस समझौते पर अमल नहीं हुआ। इसी समझौते की वजह से सीरिया की फौज ने इदलीब में अपनी ऑपरेशन को टाल दिया था। ब्राजील ने अमेरिका के नक्श कदम पर चलते हुए अपना सफारतखाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला किया। हाल ही में ब्राजील में एक कट्टर सियासतदान ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और वजीर आजम बन गए। नई हुकूमत के इस फैसले से फलस्तीनी काफ़ी नाराज़ हैं। अमेरिका ने पिछले साल इसराइल में अपने सफारतखाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का मुतनाज़ फैसला किया था। इमरान खान वजीर आजम की हैसियत से अपने पहले दौरे पर चाइना पहुंचे। चाइना पाकिस्तान का सदाबहार इत्तेहादी और दोस्त है। इस मौके पर चाइना ने वादा किया कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करने में मदद देगा। वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की मौजूदा मौशी सूरत हाल पर फिक्रमंद है और उन्होंने इस सूरत हाल को इंतहाई नाजुक बताया। इमरान खान का चाइना दौरा 4 दिन का होगा। उन्होंने ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में चाइना के सदर जी जिनपिंग से मुलाकात की और कहा कि वो चाइना से बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने जी जिनपिंग से कहा कि उनकी हुकूमत को बहुत सख्त मौशी मसाइल का सामना है। चाइना के सदर ने इमरान खान से कहा कि बीजिंग और इस्लामाबाद सदाबहार दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने पाकिस्तान के लिए किसी माली इमदाद का ऐलान नहीं किया। जी जिनपिंग ने कहा कि मैं चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता हूं। मैं चाइना और पाकिस्तान की किस्मत का एक नया दौर शुरू करने के लिए अपने सदाबहार इत्तेहादी के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए काम करूंगा। इमरान खान के साथ वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दूसरे आला ओहदेदार भी ये दौरा कर रहे हैं। इमरान खान हफ्ते को चाइना के वजीर आजम ली कीqiang से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर दोनों मुल्कों के बीच कई समझौतों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF से $8 बिलियन का बेल आउट पैकेज मांग रही है। पाकिस्तान ने चाइना से कई बिलियन डॉलर का कर्ज लिया है। चाइना वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान में रेल और सड़क राब्ते का जाल बिछाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना के काशगर को बलूचिस्तान की गवादर से जोड़ा जा रहा है। इसे चाइना पाकिस्तान मौशी राहदारी या सीपेक का नाम दिया गया है। पाकिस्तान और चाइना के बीच एक बस सर्विस भी शुरू हो रही है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरती है। हिंदुस्तान ने इस प्रोजेक्ट पर एतराज किया है क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हिंदुस्तान का दावा है। पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब से $6 बिलियन की मदद हासिल की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने छोटे कारोबारियों के लिए दिवाली के तोहफे का ऐलान किया और कहा कि उन्हें 59 मिनट में कर्ज दिए जाएंगे। मोदी ने कहा कि वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सनतों की मदद के लिए 12 तारीखी फैसलों का ऐलान कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि आपके सुबह के सफ़र के लिए जितना वक्त लगता है उतने ही वक्त में 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज मंजूर किया जाएगा। ये सनतें मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार या GDP में तकरीबन 30% का हिस्सा अदा करती हैं। मोदी ने छोटी सनतों की मदद के एक प्रोग्राम का आगाज करते हुए ये ऐलान किए। उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी एक लिस्ट का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान ने बिजनेस में आसानी की रेटिंग में बेहतरी की है। इस लिस्ट में हिंदुस्तान ने काफ़ी ज़बरदस्त छलांग लगाई और 142वें रैंक से 77वें रैंक पर पहुंच गया। मोदी ने कहा कि टॉप 50 में पहुंचना अब ज्यादा दूर नहीं है। छोटे उद्यमों को, उनके लोगों को 1 करोड़ रुपए का जो कर्ज है, 59 मिनट वाली योजना है, उस कर्ज को स्वीकृत कर पाएंगे क्या? साथियों, इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, उस समय ये जो काउंटर दिख रहा है, ये जो घड़ी जैसा दिखाई दे रहा है, वो बता रही है कि अब तक कितने MSME उद्यमियों को इस पोर्टल के माध्यम से या तो कर्ज स्वीकृत किया गया है या फिर उनका रिन्यूअल हुआ है। आप लगातार देख सकते हैं कि कैसे इस संख्या में बदलाव हो रहा है। यहीं कहीं दूर से देश के किसी कोने में बैठे आपके उद्यमी भाई या बहन को मात्र 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज की मंजूरी इस वक्त भी दी जा रही है।
सोचिए, सिर्फ 59 मिनट, सिर्फ 59 मिनट। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने कहा है कि वो अयोध्या में लॉर्ड राम का एक बड़ा मुजस्समा बनाएंगे। इस सिलसिले में दिवाली के आसपास बाकायदा ऐलान किया जाएगा। इस मुजस्समे की लंबाई 100 मीटर होगी और उसे सरजू नदी के किनारे 36 मीटर लंबे एक चबूतरे पर खड़ा किया जाएगा। आरएसएस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर 1992 की तरह राम मंदिर के लिए तहरीक चलाई जाएगी। आसाम में 5 बंगाली मजदूरों की हलाकत के खिलाफ 12 घंटों का बंद बनाया गया। यह वाकया एक दिन पहले पेश आया था, जिसके लिए उल्फा के एक ग्रुप उल्फा इंडिपेंडेंट पर उंगली उठाई गई। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि इस मामले का ताल्लुक एनआरसी से हो सकता है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि बंगाल के मजदूरों के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी लीडर और उनके एक भाई के कत्ल के बाद तनाव पैदा हो गया है। किश्तवाड़ और डोडा में कर्फ्यू लगा दिया गया और जबरदस्त चौकसी इख्तियार की गई है। साबिक मरकजी वजीर एमजे अकबर ने कहा है कि अमेरिका में रहने वाली एक जर्नलिस्ट पल्लवी गोगोई की तरफ से उन पर लगाए गए रेप के इल्जामात झूठे हैं। एमजे अकबर को ऐसे ही इल्जामात की वजह से मरकजी वजीर की हैसियत से इस्तीफा देना पड़ा था। कई औरतों ने एमजे अकबर पर जिनसी इस्तेसाल और सेक्सुअल असॉल्ट के इल्जामात लगाए थे। पल्लवी ने वॉशिंगटन पोस्ट में ये इल्जाम लगाया, जिस पर एमजे अकबर ने कहा कि पल्लवी के साथ उनके ताल्लुकात रजामंदी से थे। इस दौरान एमजे अकबर की बीवी ने अपने शौहर का बचाव किया और कहा कि पल्लवी उनके घर आया जाया करती थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। खशोगी कत्ल का 1 महीना पूरा, लाश का कोई पता नहीं। दुनिया भर में ड्यूटी अंजाम देते हुए मारे जाने वाले जर्नलिस्टों की याद, एफिल टावर की रोशनी बुझा दी गई। जमाल खशोगी की लाश के टुकड़ों को तेजाब में डिसॉल्व कर दिया गया, तुर्की के तहकीकाती ओहदेदार ने किया दावा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जमाल खशोगी खतरनाक इस्लाम पसंद था। जेरेड कुशनर और जॉन बोल्टन से टेलीफोन पर बातचीत का खुलासा। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे दिन तनाव, सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजी आमने सामने। फौज ने कहा सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। आसिया बीबी के वकील ने कहा कोई पछतावा नहीं, अदम रवादारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, जान जाने का भी डर है। अमेरिका ने 8 मुल्कों को ईरानी तेल खरीदने पर दी छूट। तेहरान ने कहा दुनिया को हमारी जरूरत है। यमन जंगबंदी की कोशिशों के बीच सऊदी अरब ने की सना पर भयानक बमबारी, अल-हुसियों ने नजरान को मिसाइल से निशाना बनाया। इमरान खान तारीखी दौरे पर चाइना पहुंचे, शी जिनपिंग से की मुलाकात, कहा मौशी सूरत हाल बहुत नाजुक है, बीजिंग ने किया मदद का वादा। मोदी ने छोटे कारोबारियों के लिए दिवाली के तोहफे का किया ऐलान, कहा 59 मिनट में 1 करोड़ तक के कर्ज दिए जाएंगे। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फराज सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।